हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत भौतिक पर्यावरण क्लास 11 की बुक में चैप्टर मृदा। हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में कि हमारे भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है और मृदा पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, वो कारक कौन कौन से हैं, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा लेसन शुरू होता है यहाँ से। देखिए, जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं और जल के द्वारा मिट्टी से वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। देखिए, जल में जो भी पौधे होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो सभी जल के कारण ही जीवित हैं। और जल से क्या आती है? मिट्टी आती है। मिट्टी से क्या होता है? उनको पोषक तत्व मिलते हैं। मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। भूपर्पटी आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी। तो जो ये तीसरी परत है, सबसे ऊपर वाली, वही होती है भूपर्पटी। सबसे महत्वपूर्ण परत जो होती है, वहीं से हमें खनिज प्राप्त होते हैं और वहीं से मृदा प्राप्त होती है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। आपको पता ही है कि मृदा बहुत काम की है। इसका विकास हज़ारों वर्षों में होता है। अपक्षय और क्रमण के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। जो मृदा है वो शेल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा निर्माण का प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, मृदा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो कौन से हैं? उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव रूपी और समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल, वायु, ये सब होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं? जलवायु है, वनस्पति है, समय है और कुछ मानवीय क्रियाएं भी होती हैं उनके द्वारा भी, और ये जल है, वायु है, इन सब से मृदा प्रभावित होती है। देखिए, यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को हम वहां देखें तो मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। जो मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं उन्हें कहा जाता है संस्तर। पहला क है। क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। जो पहली परत होती है उसकी सबसे ऊपर वाली जो परत है, उससे क्या होता है? पोषक तत्वों और जल का संयोजन होता है वहाँ। फिर है ख संस्तर और क संस्तर। इन दोनों के बीच में ग संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है। ख संस्तर जो ख संस्तर है वो क और ग के बीच में होता है, मतलब दूसरी जो रहती है परत वो होती है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। जो मृदा की 3 परतें होती हैं, इनकी जो ये व्यवस्थाएं हैं कि पहली परत क्या कार्य करती है, दूसरी और तीसरी, तो इन्हीं कार्यों को क्या कहा जाता है? परिच्छेदिका कहा जाता है। और जो ये संस्तर हैं, इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है, जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा, जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। इसके महत्व को समझने के लिए ज़रूरी है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए और मृदा का वर्गीकरण किया जाए। तो इसके वर्गीकरण जब होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस रूपों में पाई जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा मृदा के बारे में कि मृदा बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। ये किन चीज़ों से इस पर प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी हमने देखी। यहाँ पे देखिए बताया था जलवायु, वनस्पति और मानव भी है, और ह्यूमस है, जल है, कण है, खनिज कण है, इन सब से मृदा
प्रभावित होती है। और हमने देखा कि इसकी 3 परतें होती हैं, क, ख और ग। और इन तीनों परतों के बारे में, इन तीनों परतों की जो व्यवस्था है इसे कहा गया है परिच्छेदिका कहा गया है। और जो ये 3 परतें हैं इनके नीचे एक चट्टान होती है और उसी चट्टान को क्या कहा है, जनक चट्टान और आधारी चट्टान कहा गया है। यहाँ आगे हम देखेंगे कि मृदा का वर्गीकरण किया गया है। पहले वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। जो पहला वर्गीकरण है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। यहाँ नीचे देखिए अमेरिका के कृषि विभाग ने वर्गीकरण किया है मृदा का। कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है इंसेप्टिसोल्स, दूसरा है एंटीसोल्स, तीसरा एल्फिसोल्स, चौथा वर्टिसोल्स, पांचवा एरिडिसोल्स, छठा है एल्टिसोल्स, सातवां है मोलिसोल्स और अन्य। इन 8 भागों में अमेरिका का जो कृषि विभाग है उन्होंने मृदा को बांटा है। अब हम देखेंगे कि उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थी के आधार पर भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली, तीसरा है लाल और पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा, पांचवी है शुष्क मृदा, छठी है लवण मृदा, सातवीं है पीटमय मृदा और आठवीं है वन मृदाएं। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए, जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। ये निक्षेपण मृदा है जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। ये कहाँ से आई है, नदियों से, और जो तालाब हैं उनसे जो मिट्टी निकलती वहाँ से ये आई है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की 2 भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क, यानी जब बाढ़ आती है तो उसके द्वारा ये मिट्टी आती है, जो कि महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं के कैल्शियमी संगठन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दोमटी और मृणमय हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़। देखिए, हम एक बार इस नक्शे को देख लेते हैं। ये जो मैप है इसमें मिट्टियों के बारे में बताया गया है। ये देखिए, इसमें निशान दिया गया है, इंडिकेट किया गया है कि ये जो कलर है ये वन मृदा का है, ये जो है ये जलोढ़ मृदा है, ये लाल पीली, काली, लेटेराइट और शुष्क। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा है। अगर हम इसे ध्यान रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ये चित्र हमारे दिमाग में रहेगा कि कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले वन मृदा। देखिए, वन मृदा है यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ है। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है। तो जो ठंडी जगह है वहाँ पर वन मृदा पाई जाती है। जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और थोड़ा सा पंजाब है, हरियाणा है, इधर की तरफ में ये वन मृदा जो है वो पाई जाती है। आगे हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का साइन ये है। तो ये पाई जाती है, ये थोड़े से उत्तर प्रदेश में, थोड़े राजस्थान में भी है और
ये देखिए यहाँ पर ये तमिलनाडु की तरफ है, तो यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर है लाल और पीली मृदा, इसका साइन ये है, तो ये यहाँ पर उड़ीसा में, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर केरल की तरफ है, तो यहाँ पे ये जलोढ़, ये जो लाल पीली मृदा है पाई जाती है। फिर है काली मृदा, ये यहाँ महाराष्ट्र की तरफ पाई जाती है और यहाँ गुजरात की तरफ पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा जो है वो यहाँ गोवा, केरल यहाँ पाई जाती है, और यहाँ थोड़ी सी जैसलमेर में है, यहाँ थोड़ी त्रिपुरा में है। जो शुष्क मृदा है वो यहाँ पे जैसलमेर की तरफ, सॉरी वो लेटेराइट नहीं थी, ये है जैसलमेर की तरफ। जो शुष्क मृदा है वो जैसलमेर की तरफ पाई जाती है। तो अगर ये नक्शा हमें याद रहेगा तो हमें जो सारी चीज़ें हैं वो रिमाइंड हो जाएंगी कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है काली मृदा। देखिए, काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं, जिसमें हमने अभी ये देखा था महाराष्ट्र का कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके कुछ भागों में ये पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगड़ तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, और सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है। यह हमने पढ़ा काली मृदा के बारे में। तो अभी तक हमने 2 मृदाएं पढ़ी हैं, जलोढ़, काली, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाल और पीली मृदाएं। देखिए, लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं। अब कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर की तरफ होती है, तो वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पीला और लाल मृदाएं ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। महीने कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमि की मृदाएं अनुर्वर होती हैं। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये इतनी उपजाऊ मृदा नहीं है। कौन सी? लाल और काली। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदाएं। देखिए, लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेज़ी से ख़त्म कर देते हैं, और इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी हो जाती है। किस मृदा में? लेटेराइट मृदा में। लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है इसमें, और जिससे क्या होता है, लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं हैं। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त रहती हैं। जैसे काजू बादाम है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में ये जो मृदा है ये ठीक रहती है। मकान बनाने के लिए लेटेराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो इनके जो भी उपजाऊ क्षेत्र हैं
या जहाँ पर ये पाई जाती हैं वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शुष्क मृदाएं। देखिए शुष्क मृदाओं का रंग लाल से होकर किशमिशी तक होता है। ये सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। और शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम हो जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। मृदा के तली संस्तर में कंकड़ों की परत बनने के कारण जो पानी है उसका रिसाव सीमित हो जाता है, मतलब ठीक से पानी का रिसाव नहीं हो पाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाली पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुई हैं। ये मृदाएं अनुर्वर हैं क्योंकि उनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लवण मृदाएं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनका अनुपात अधिक होता है, इसलिए ये अनुर्वर होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगाई जा सकती। ये उर्वरक बिल्कुल भी, मतलब उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई सी भी वनस्पति इसमें उगाई नहीं जाती। ये लवणीय मृदा हैं, खारी मृदा हैं। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब आबहवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनुपों में पाई जाती हैं। इनकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवनों में होता है। नेक्स्ट है पीटमय मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। इसलिए इन क्षेत्रों में मृत जैविक पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं और इनके जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? बिहार का उत्तरी भाग, उत्तरांचल का दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में ये जो मृदा है पाई जाती है। कौन सी? पीटमय मृदा। नेक्स्ट और लास्ट मृदा है वन मृदाएं। देखिए जैसे इनका नाम है उसी तरह से ये पाई जाती हैं। जो वन क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही ये बनती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दुमटी और पांशु होती हैं तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती हैं। हमने देखा था अभी उसमें मैप में देखा था हमने कि जो भारत का उत्तरी है भाग है वहाँ पर ये मृदाएं पाई जाती हैं। वहाँ पर क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर ज़्यादा पानी है, इस वजह से वहाँ पे मृदा पाई जाती है। तो मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं कि 8 प्रकार की मृदा हैं। उन सभी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि किस मृदा पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे मृदा अवकर्षण के बारे में। देखिए मृदा अवकर्षण क्या होता है कि ऐसी मृदा जो उर्वरक नहीं होती, जिसमें वनस्पति नहीं उग सकती, ऐसी मृदा को कहा जाता है मृदा अवकर्षण। देखिए मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। हर जगह पे ये अलग अलग इनकी परिस्थितियाँ होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है मृदा अपरदन। देखिए मृदा अपरदन क्या होता है कि जब मिट्टी में उसके जो खनिज तत्व है, उसकी जो शक्ति है मृदा की, वो सब खत्म हो जाती है, उसे ही कहा जाता है मृदा अपरदन। जैसे मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है कि बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी के परत में कणों के जुड़ने की होती हैं। तो जो बहता हुआ जल है और पानी है, जब वो दोनों क्रियाओं में संतुलन बना रहता है तब तो मृदा ठीक रहती है, लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो मृदा अपरदन की स्थिति आ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियाँ भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं। क्या होता है कि धीरे धीरे लोग भी अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, तो मृदा पर जब जो ज़मीन होती है उस पर कई प्रकार की तकनीक होती है, नए नए साधन चल गए हैं, वो उस पर चलाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि मृदा के जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। मृदा को हटाने उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। देखिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मृदा अपरदन होता है वो क्यों होता है, कि जल और वायु दोनों में जब संतुलन रहता है तब तो ठीक है, लेकिन जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो मृदा अपरदन होना शुरू हो जाता है। और इसका एक कारण ये भी है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की मांग भी बढ़ रही है, उनको रहने के लिए घर चाहिए। जनसंख्या जब लोग बढ़ रहे हैं तो लोगों को घर भी चाहिए होगा। अब घरों के लिए क्या करते हैं लोग बाग, कि जो वन है उनको साफ़ करते हैं, वो जो ज़मीन है उसको बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, तो मिट्टी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है और उसका उपजाऊपन भी ख़त्म हो जाता है। अगला पॉइंट है मृदा संरक्षण। देखिए सबसे खास पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है मृदा संरक्षण। अब मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है वो हम देखेंगे। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो मानवों के द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी को निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है और 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना ज़रूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। अवनलिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए और अंगुलीकार अवनलिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनलिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनलिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह कार्य अवनलिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बना के और आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। अवनलिकाओं का मतलब है कि छोटी छोटी नालियाँ हैं तो उनको जब रोका जाएगा उससे क्या होगा कि उनको रोका है तो वो पानी कहीं ना कहीं जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए, तो इससे अपरदन का अपरदन जो हो रहा है मृदा का वो नियंत्रण में आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं।
ये योजना जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। इसलिए मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग होना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। यानी वो लोग कौन हैं? हम सब हैं। तो हम सभी को क्या करना चाहिए? मृदा की सुरक्षा की जानी चाहिए। उसके संरक्षण के लिए हमें जो भी योजना चलाई जा रही हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। उनमें जो भी नियम है, जो अनुशासन है, उनका पालन किया जाना चाहिए। और अपने खेत जो होते हैं उनमें यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हमारे खेत हैं उनको सीढ़ीदार बनाना चाहिए और जो अम्लीयताएं हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा? जो सारी जो प्रॉब्लम है मृदा की, मिट्टी की, वो सभी ख़त्म हो जाएंगी। तो आज का हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। मृदा हमने पढ़ा, मृदा के बारे में, इसका वर्गीकरण पढ़ा, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, और इसके अपक्षरण के बारे में पढ़ा, इसके अपर्दन के बारे में पढ़ा और इसके संरक्षण के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।